सभी दोस्तों का हिंदी से प्रगति चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, हमारा जो क्रम चल रहा है संधि का, उसमें हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को पूर्ण कर लिया है। आज जो पढ़ाने वाले हैं वह है विसर्ग संधि। इस विसर्ग संधि से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः यह संधि भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे इसको हम। देखिए, बिना देरी किए हुए हम विसर्ग संधि की ओर जाते हैं। अगर हमारी जो वीडियो है आप सभी को अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमारा भी एक मोटिवेशन, हमको भी प्रेरणा मिलती है, जिससे हम वीडियो में और मेहनत करते हैं और अच्छे से अच्छे प्रकरण को आपके सम्मुख लाते हैं। तो करबद्ध निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। चलिए, विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। देखिए, विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर आए अथवा व्यंजन आए तो स्वर या व्यंजनों के आने के बाद उस विसर्ग में कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंज आ जाता है, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसकी सामान्य परिभाषा है। पहला नियम है, विसर्ग को स, श और स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स में परिवर्तन कैसे होता है, महत्वपूर्ण है। देखिए, नियम है, यदि विसर्ग के बाद चौथा व्यंजन हो तो विसर्ग का श अर्थात तालव्य स बन जाता है, और चौथा व्यंजन हो तो स बन जाता है मूर्धन्य स, तथा चौथा व्यंजन हो तो स हो जाता है, दंती स हो जाता है। ये तो सामान्य इसका नियम है। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, इसको हम सरल तरीके से भी कह सकते हैं। यदि विसर्ग के बाद चौवर्ग का च और छ वर्ण आता है तो क्योंकि च का उच्चारण तालु से होता है तो जो परिवर्तन होगा वो तालव्य स में होगा। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि विसर्ग के बाद यदि अघोष वर्ण आए, अघोष कौन कौन से होते हैं, प्रथम और द्वितीय वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग वर्ण अघोष होता है। तो अब च और छ, च वर्ग में च और छ अघोष हैं, तो हम कह सकते हैं कि यदि विसर्ग के बाद अघोष वर्ण आते हैं, ठीक है, तो अर्थात च छ वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ण आता है अघोष वर्ण, तो विसर्ग तालव्य स में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद विसर्ग के बाद यदि टौठो, ट वर्ग का ट और ठ ये भी अघोष वर्ण है, यदि टौठो व्यंजन हो तो मूर्धन्य स में, है ना, क्योंकि ट और ठ का उच्चारण भी मूर्धा से होता है, तो मूर्धन्य स में परिवर्तन हो जाएगा। और आगे है चौथा व्यंजन आता है विसर्ग के बाद तो दंती स में। अब चौथा भी अघोष है, तो वर्ग में तो और थ, वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष होता है ना। तो हम सामान्य रूप से ऐसे भी याद कर सकते हैं सरल तरीके से। इसे आप ट्रिक भी मान सकते हैं कि विसर्ग के बाद यदि च वर्ग का अघोष वर्ण आता है तो तालव्य स में परिवर्तन, विसर्ग के बाद ट वर्ग का अघोष वर्ण आता है अर्थात टौठो आता है तो मूर्धन्य स में परिवर्तन, और विसर्ग के बाद ट वर्ग का अघोष वर्ण आता है तो विसर्ग दंती स में परिवर्तित हो जाता है। समझ गए। चलिए, उदाहरण है नी धन चल। अब नी में जो है विसर्ग है अंतिम, जो नी शब्द है इसको हम वर्ण भी कह सकते हैं, इसमें विसर्ग जुड़ा है, उसके बाद धन चल। अब च वर्ग का पहला वर्ण च है अघोष, तो तालव्य स में बदल गया जैसे कि हमने नियम में पढ़ा है। और आगे है नी धन छल निश्चल, और नी धन चय निश्चय, हरि धन चंद्र हरिश्चंद्र, नी धन तार निस्तार। तो अब हम देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद चाहे च आ रहा है, छ आ रहा है ना, और या विसर्ग के बाद तो आ रहा है तो दंती स में परिवर्तन। तो नियम के आधार पर हमारे उदाहरण मिलते जा रहे हैं। आगे है निहि धन ठुर, तो हमने कहा कि विसर्ग के बाद ट या ठ व्यंजन आता है तो ठुर में ठ व्यंजन है तो निष्ठुर बना, मूर्धन्य आधे मूर्धन्य स में परिवर्तित हो गया है ना। और उसके बाद मन धन ताप, मनस्ताप, मन के बाद तोवर ताप में तोवर गा रखा है तो मनस्ताप बना। फिर दूधन चरित्र दुष्चरित्र,
और दूधंतर, दुस्तर, नमः दंते, नमस्ते कई बार पूछा गया है। तो कहने का तात्पर्य है, यदि आपको नियम याद होंगे तो उदाहरण आप अपनी तरफ से भी कई उदाहरण आप बना सकते हैं। तो नियम यह है कि यदि विसर्ग के बाद च वर्ग का अघोष वर्ण आता है तो विसर्ग आधे सौ में परिवर्तित हो जाता है, और ट वर्ग का अघोष वर्ण आता है तो विसर्ग जो है आधे मूर्धनि सौ में परिवर्तित हो जाता है, और विसर्ग के बाद चौथा व्यंजन आता है तो विसर्ग आधे दंती सौ में परिवर्तित हो जाता है। आगे लिखा है धनोधन टंकार। अब धनु में विसर्ग आ रखा है, उसके बाद ट वर्ग में आ रखा है, टंकार में ट वर्ग है, तो धनुष टंकार आधा मूर्धनि सौ बन गया। निधन चिंत, निश्चिंत, और दुधन चक्र, दुष्चक्र, निधन तेज, निस्तेज, है ना। यदि आप उदाहरण को समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, और नियम यदि आपको याद हो गया है तो उदाहरण स्वयं बन जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा जो नियम है विसर्ग संधि का, विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना। देखिए किन परिस्थितियों में विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग के बाद स और स में से तालव्य स, मूर्धनि स और दंती स में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है, अथवा या विसर्ग के आगे के व्यंजन का रूप ले लेता है। अब देखिए, अब कहने हैं कि देखिए यदि विसर्ग के बाद तालव्य स, मूर्धनि स और दंती स में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें, अथवा विसर्ग आगे के व्यंजन के रूप में का रूप ले लेता है ना। जैसे हम कहते हैं कि दूधन शासन। अब दू में विसर्ग आ रखा है, उसके बाद शासन में स तालव्य स आ रखा है, तो दू शासन बन गया, कोई भी परिवर्तन नहीं है। वैसे ही दूधन सह, दुस्सह, है ना। अब इसमें क्या होगा कि दुस्सह बन गया। आगे है निधन संकोच, निसंकोच, ठीक है, और निधन संदेह, निसंदेह या निस्संदेह। अब आप चाहे निसंदेह कहा या निस्संदेह कहा, बात एक ही है। आपने दूधन सह कहा या दुस्सह कहा, बात एक ही है। निधन संकोच कहा या निसंकोच कहा, बात एक ही है। आगे है निधन संतान, निस्संतान, एक ही बात है। या निधन संतान में निसंतान कहा, तब भी बात एक ही है। अब आगे है दूधन शासन, दुस्साहस, दूधन साहस, दुस्साहस, निधन संग, निसंग, ठीक है। इसी प्रकार से यदि कोई विसर्ग के बाद तालव्य स, मूर्धनि स और दंती स में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है, अथवा विसर्ग आगे के व्यंजन का रूप ले लेता है। ठीक हो गया। चलिए उसके बाद लिखा है विसर्ग के बाद यदि क, ख अथवा प, फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए एक शर्त और है कि यदि विसर्ग के बाद क, ख या प, फ कोई व्यंजन आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊपर आपने पढ़ा कि विसर्ग के बाद तालव्य स, मूर्धनि स और दंती स में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहेगा। नीचे है कि विसर्ग के बाद यदि क, ख अथवा प, फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रजह धन कर्ण, रज कर्ण, रजह कर्ण, जैसे ऊपर हुआ है। अंतः धन कर्ण, अंतःकरण, को आ रहा है ना सब में। उसके बाद पयः धन पान, पयः पान, और प्रातः धन काल, प्रातः काल। लेकिन यदि विसर्ग के पहले ई उ स्वर हो तो विसर्ग का स हो जाता है, यह ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन विसर्ग के पहले ई और उ स्वर हो तो विसर्ग का स हो जाता है, तालव्य मूर्धनि आधा स हो जाता है। जैसे निधन कपट, निष्कपट। क्यों? क्योंकि विसर्ग से पहले ई आ रखा है, निह में ई है, ई स्वर जुड़ा है, तो मूर्धनि आधा मूर्धनि स में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। और निधन फल, निष्फल, और दुधन कर्म, दुष्कर्म, निधन पाप, निष्पाप, और चतुः धनपाद, चतुष्पाद। अब देखिए चतुः में उ आ रखा है, तो हम नियम पढ़ रहे हैं कि विसर्ग के बाद ई और उ स्वर होने में विसर्ग का आधा मूर्धनि स हो जाता है। और दुधन कर्म, दुष्कर्म, निधन कलंक, निष्कलंक, ठीक है ना। तो विसर्ग में परिवर्तन किन किन परिस्थितियों में नहीं आता है। तो दो नियम देखे आपने। यदि विसर्ग के बाद मूर्धनि स, तालव्य स, मूर्धनि स और दंती स में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहेगा, एक। दूसरा है विसर्ग के बाद क, ख और प, फ व्यंजन आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, विसर्ग को र कैसे होता है। देखिए विसर्ग को र किन परिस्थितियों में होता है। यदि विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी स्वर
किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। अब देखिए कहते हैं कि यदि विसर्ग से पहले, अब विसर्ग आ गया, उस विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न, उस विसर्ग से पहले अ और आ नहीं होना चाहिए स्वर वर्ण, और विसर्ग के बाद किसी स्वर, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में तीसरा ग, घ, अंग नहीं होना चाहिए, या आगे जो है ग, घ, अंग होना चाहिए। किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल में से कोई वर्ण हो तो कह रहा है ना, तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, जैसे क वर्ग में ग, घ, अंग है ना, तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है, जैसे दुह, धन, उपयोग, दुरुपयोग। अब देखिए विसर्ग से पहले उ आ रखा है और नियम है कि अ आ से भिन्न होना चाहिए, उ आ रखा है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर उ आ रखा है ना, तो बना दुरुपयोग। ठीक है। आगे है दुह, धन, लव, तो दुह, धन, लव आ रखा है, तो यहाँ दुर्लभ बन गया। आगे है निह, धन, आशा, निराशा बना, और दुह, धन, वासना, दुर्वासना बना। ऐसे ही दुह, धन, गुण, दुर्गुण बना, और ऐसे आगे निह, धन, भय, निर्भय बना, और निह, धन, अर्थ, अर्थक, निरर्थक, निह, धन, धन, निर्धन, निह, धन, मल, निर्मल, निह, धन, गुण, निर्गुण। मतलब आप देख रहे हैं कि सारे जो उदाहरण आपको मिल रहे हैं उनमें विसर्ग से पहले और आ से भिन्न कोई स्वर आ रहा है, तो विसर्ग के बाद स्वर जो है किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण है तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जा रहा है। समस्त उदाहरणों में आप देख रहे हैं। ठीक है नहीं। तो उसके बाद है दुह, धन, बल, दुर्बल, दुह, धन, जन, दुर्जन, निह, धन, आहार, निराहार, दुह, धन, आचार, दुराचार, बहि, धन, मुख, बहिर्मुख, दुह, धन, बुद्धि, दुर्बुद्धि, निह, धन, उपमा, निरुपमा, निह, धन, यात, निर्यात, दुह, धन, आशा, दुराशा, आशी, धनवाद, आशीर्वाद। ये बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखने वाली बात है। तो आशी, धनवाद, आशीर्वाद, और निह, धन, उत्साह, निरुत्साह, निह, धन, जन, निर्जन, पुनः धन, जन्म, पुनर्जन्म, निह, धन, उत्तर, निरुत्तर, निह, धन, विघ्न, निर्विघ्न, निह, धन, आमिष, निरामिष, निह, धन, बल, निर्मल, निर्बल, अंतः धनगत, अंतर्गत। तो बहुत सारे उदाहरण देखे आपने, इससे अतिरिक्त भी कई उदाहरण हो सकते हैं। तो नियम कहता है कि विसर्ग से पहले और आ से भिन्न, और आ नहीं आना चाहिए, उससे भिन्न यदि कोई भी स्वर आता है तो विसर्ग के बाद किसी स्वर, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि आपने उदाहरणों के माध्यम से पढ़ा भी है। ठीक है। आगे है चौथा नियम, अ अह के स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक है। अ अह के स्थान पर ओ कैसे होता है ये देखने वाली बात है। यदि विसर्ग के पहले अ स्वर और आगे अ अथवा कोई सघोष व्यंजन, सघोष कौन कौन से होते हैं, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो अ और विसर्ग अह के बदले ओ हो जाता है। ठीक है। अब देखिए ये कहता है कि अ अह के स्थान पर ओ कैसे होता है। तो इसमें नियम है कि यदि विसर्ग के पहले अ स्वर, जैसे मनः में ओ आ रखा है, और आगे अ अथवा कोई सघोष व्यंजन, चाहे अ भी आए या कोई सघोष आए, सघोष कौन से व्यंजन होते हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होता है वो सघोष होता है। ठीक है। या य, र, ल, व, ह, जैसे यहाँ आ रखा मनः धन योग, अब मनः में अ आ रखा है विसर्ग के बाद, अ का जो है उच्चारण हो रहा है मनः में, उसके बाद योग में यो आ रखा है तो परिवर्तन हो गया ओ में, मनोयोग। ऐसे अधः धन गति, अधः में अ आ रखा है विसर्ग के बाद उच्चारण आ रहा है, और गति में ग वर्ण आ रखा है, ग जो है क वर्ण का सघोष वर्ण है अर्थात तीसरा वर्ण है, तो अधोगति बना। फिर है मनः धन हर, मनोहर बना, तो मनः में इस अ स्वर के बाद ह आ रखा है, जैसे कि हमने नियम में पढ़ा है य, र, ल, व, ह, तो ओ में बदला तो मनोहर। फिर है तमः धन गुण, तमोगुण बना, विसर्ग के बाद गु में, गुण में गौ वर्ण आ रखा अर्थात क वर्ण का तीसरा वर्ण है तो परिवर्तन हुआ ओ में, तमोगुण बना। उसके बाद अधाधन पतन, अधोपतन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधियां हैं, इनसे बहुत प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो ध्यान देने वाली बात है। तो अधोपतन हो गया। उसके बाद तपह धन बल, तपोबल, है ना, विसर्ग के बाद ब आ रखा है, और ब जो है प वर्ग का तीसरा वर्ण है ब, है ना, अर्थात सघोष वर्ण। तो हमने इन उदाहरणों के माध्यम से समझा कि विसर्ग के पहले अ स्वर
और आगे अ अथवा या अ भी आ जाए या कोई सघोष व्यंजन आ जाए तो, या य लव ह में से कोई भी वर्ण आता है तो अ और विसर्ग अ के बदले ओ हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अपवाद होता है। कई बार अपवाद भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अपवाद है एक पुनः धन मिलन में पुनर्मिलन हुआ है ना। उसके बाद अगला है अंतः धनगत अंतर्गत। ठीक है, तो ये क्या है, अपवाद है। इन अपवादों को भी ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए आगे के जो नियम हैं, कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे वयः धन वृद्ध, वयोवृद्ध। अब यहाँ भी विसर्ग में अ के बाद वो आ रखा है ना, तो यहाँ भी सघोष वर्ण आता है, तो फिर ओ में परिवर्तन। फिर यशः धन दा, यशोदा। रजः धन गुण, रजोगुण। मनः धन विकार, मनोविकार। मनः धन विज्ञान, मनोविज्ञान। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, कई बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पय धन द, पयोद। मनः धन रथ, मनोरथ। मनः धन रथ भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। मनः धन विनोद, मनोविनोद। मनः धन रंजन, मनोरंजन। मनः धन बल, मनोबल। तपः धन वन, तपोवन। अधः धन भाव, भाग, अधोभाग। मनः धन अनुकूल, मनोनुकूल। तेजः धन राशि, तेजो राशि। मनः धन कामना, मनोकामना। तो हमने समझा कि इस संधि में विसर्ग के बाद यदि कोई अवर्ण बाद में आए या कोई सघोष वर्ण आए तो विसर्ग जो है ओ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पांचवा नियम है विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दीर्घ। यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप मतलब विलुप्त हो जाता है विसर्ग, और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कई परीक्षाओं में। विसर्ग के आगे यदि र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे नी धन रोग, अब रोग में क्या है कि र व्यंजन आ रखा है, तो नी रोग बना। और नी धन रज, नीरज। नी धन रस, नीरस। नी धन रव, नीरव। तो ये सरल है, वैसे समझ लेंगे तो आप बहुत जल्दी इसका उत्तर बता देंगे। तो विसर्ग के बाद यदि र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, और उसके पहले ह्रस्व स्वर दीर्घ में बदल जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब नी धन रोग में नी रोग बना, इसमें जो है न जो है दीर्घ बन गया तो नी रोग बन गया, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, एक शर्त है। दूसरा ऐसा है कि उसके पहले का जो स्वर है, ह्रस्व स्वर है, वो दीर्घ हो जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला नियम है यदि विसर्ग के पहले अ या आ स्वर हो, बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब देखो दूसरी कंडीशन कौन सी है विसर्ग के लोप होने में। पहला तो ऐसा था कि विसर्ग के बाद र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और ह्रस्व स्वर दीर्घ में बदल जाता है। दूसरा कह रहा है विसर्ग के पहले अ या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, है ना। विसर्ग के पहले क्या रखा है, अतः हम अ आया है ना, और बाद में कोई भिन्न स्वर आ रखा है तो एव। अतः हम अ आ रखा है, उसके बाद ए आ रखा है, तो अत एव बन गया, विसर्ग का लोप हो गया। अगला नियम है तीसरा, कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है, अर्थात दंत आधा दंती स कैसे हो जाता है। जैसे नमः धनकार, नमस्कार, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है, आधा स दंती स। तो नमः धनकार, नमस्कार। भाधनकर, भास्कर, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। भास्कर शब्द शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है कि दंती स होता है या मूर्धन्य स। यदि आप संधि को बहुत अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो शुद्ध अशुद्ध आपका स्वतः ही सही हो जाएगा। संधि के नियम यदि आप होंगे, आपको आते हैं, तो आप शुद्ध अशुद्ध भी स्वतः ही कर सीख लेंगे, है ना। तो भा धनकर भास्कर बन गया, दंती आधा सौ बन गया, और पुरा धनकार पुरस्कार, ये भी आधा दंती सौ बन गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज की जो वीडियो थी, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये संधियाँ पूछी जाती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद।